जोहार दोस्तों, मैं संजू कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। जो झारखंड का भौतिक स्वरूप में पढ़ेंगे। झारखंड का क्षेत्र, जलवायु, वनस्पति और चट्टान का जो क्रम है उसको देखेंगे। तो झारखंड का भौतिक स्वरूप, किसी क्षेत्र के धरातलीय स्वरूप को भौतिक स्वरूप या भौतिक विभाजन कहा जाता है। जहाँ तक झारखंड का धरातलीय स्वरूप की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, किसी क्षेत्र के धरातलीय स्वरूप को भौतिक स्वरूप कहते हैं। मान लीजिए झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है उसको भौतिक स्वरूप कह सकते हैं, और इसका जो विभाजन हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? भौतिक विभाजन। मतलब मान लीजिए कि अचानक से भूकंप आ गया तो क्या हुआ? भौतिक तरीका से विभाजन हुआ, समझे? प्राकृतिक तरीका से विभाजन हुआ, ना हम किए विभाजन ना आप कर पाए विभाजन। तो अपने जो विभाजन होता है उसको क्या कहेंगे? भौतिक विभाजन कहा जाता है। तो उस विभाजन को ही भौतिक स्वरूप कहा जाता है। जैसे छोटा नागपुर का पठार, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जो यह पठारीय भाग है, इसका औसत ऊंचाई 760 मीटर है। झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी भी सबसे ऊंची मानी जाती है, जिसको समोद शिखर के नाम से जानते हैं, जो सर्वोच्च चोटी है। तो झारखंड का भौतिक स्वरूप भूभाग चतुर्भुज आकार का है। झारखंड का भौगोलिक विस्तार 79,714 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड को देखें तो 15वां स्थान पे है, और जनसंख्या की दृष्टि से यह 13वें स्थान पे आती है। इस राज्य में 5 प्रमंडल है, 24 जिले और 43 अनुमंडल है, और 263 प्रमंडल हैं और 226 पुलिस थाने हैं आदि सम्मिलित हैं। तो मैप सेशन से देखेंगे यहाँ झारखंड में कितने प्रमंडल होते हैं। तो झारखंड में 5 प्रमंडल होते हैं। कौन कौन सा? तो उत्तरी प्रमंडल, दक्षिणी प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और संथाल प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। ठीक है। तो हम लोग का संथाल प्रमंडल में 6 आते हैं, जो देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज का क्षेत्र आता है। ये वाला क्षेत्र आता है। इसको क्या कहते हैं? इस प्रमंडल को संथाल प्रमंडल कहा जाता है। और ये प्रमंडल में 7 जिले आते हैं, जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल कहा जाता है। और पलामू प्रमंडल में 3 आते हैं, जो ये पलामू प्रमंडल हुए। दक्षिणी प्रमंडल में 5 आते हैं, जिसमें सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, गुमला आते हैं। और जो कोल्हान प्रमंडल में आते हैं उसमें पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला इत्यादि आते हैं, ये आते हैं। तो 5 प्रमंडल आपने देखा। तो यही 5 प्रमंडल झारखंड के प्रमुख प्रमंडल हैं। चलिए पाठ क्षेत्र को देखते हैं। झारखंड के पठारी क्षेत्र। झारखंड के पठारी क्षेत्र को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला, पाठ क्षेत्र। वह पठारी भूभाग होता है जो सामान्य क्षेत्र से ऊंचा होता है। जो सामान्य क्षेत्र से जो ऊंचा होता है उसको क्या कहते हैं? पठारी क्षेत्र कहते हैं। झारखंड में यह क्षेत्र सर्वाधिक ऊंचा भूभाग है। झारखंड में यह क्षेत्र सर्वाधिक क्या है? भूभाग ऊंचा है। भूमि का जो समतलपन है वो थोड़ा सा ऊंचा पे है। तो प्रारंभ में झारखंड की धरती
अपरदनों के कारण संप्रायः समतल थी। मतलब अपरदनों के कारण, बार बार अपरदन मतलब जल लेके आ रही है, पानी बह रही है, उसमें जो मिट्टी का कटा होगा या खिसका होगा तो क्या होगा, वो अपरदन हो रहा है, कटाव हो रहा है, या उसको एक जगह जड़ोर मृदा की जगह संग्रहित हो रहा है, तो उसे थोड़ा सा क्या हो रहा था, ऊंचाई नहीं होती थी, समतल थी। परंतु यह स्थिति सदैव नहीं बनी रही। लगभग 13 करोड़ वर्ष से लेकर 6 करोड़ वर्ष के बीच क्रिटिशियस और आरंभिक इओसिनिक काल में आते हैं। तो 13 करोड़ वर्ष से लेकर 6 करोड़ वर्ष के बीच कौन सा काल आते हैं, क्रिटिशियस काल, जो आरंभिक इओसिनिक काल में। तो महाजीवी महाकल्प के अंत इओ में परिवर्तित होती है, जो महाकल्पों में धरती से निकलने वाले लावा के कारण आधारभूत निस और ग्रेनाइट की ऊपर क्या बिछ जाती है, बेसाल्ट की परतें। मान लीजिए यहाँ पे अब भूगर्भिक हलचलें हो रही है, मान लीजिए भूकंप हो रही है, और भूकंप में समतल जमीन है, मान लीजिए यह समतल जमीन है, मान लीजिए अब भूकंप आती है तो अचानक ऐसा हो जाती है स्प्रिंग की जैसा टेढ़े मेढ़े, तो क्या यहाँ पे ऊंचा हो गया, यहाँ पे नीचा हो गया, ऐसा ऊंचा हो गया। जब यह हलचल किसके कारण से हुआ, भूगर्भिक हलचल के कारण। तो ये 13 करोड़ वर्ष पहले की घटना है, जब आरंभिक काल था, क्रिटिशियस काल का आरंभिक काल था। उस समय भूगर्भिक हलचलों के कारण झारखंड की धरती का रूपरेखा परिवर्तन हो जाता है और बेसाल्ट की परतें फैल जाती है। मान लीजिए भूकंप हुआ, उसका जो बेसाल्ट बिछ जाएगा परतें, तो क्या आपको बताया हमने कि ऐसा ऊपर नीचे ऐसा बिछ जाएगा बेसाल्ट का लावा। तो बेसाल्ट का लावा बिछेगी तो वहाँ क्या हो जाएगी, वहाँ एक पठार का निर्माण हो जाएगा। तो इस पठार बेसाल्टिक में बने जो पठार हैं, ये जलवायु परिवर्तन और भौगोलिक परिवर्तन के कारण बनती है। जैसे कि मान लीजिए कि ज्वालामुखी, जमीन से ज्वालामुखी निकल रही है और अचानक उसमें अगर पानी डाल दिया जाए या पानी आ जाती है वायु परिवर्तन के कारण, तो क्या वो जम जाएगी परत, और वहाँ पे क्या बन जाएगी, एक बड़ा सा एक शंकुधारी टाइप से एक आकृति बन जाएगी। तो किसके कारण से हो रहा है, जलवायु परिवर्तन और भौगोलिक परिवर्तन के कारण। तो बेसाल्ट बेड हो जाती है तो बॉक्साइट और लिग्नाइटाइट में रूपांतरित हो जाती है। फिर मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र, वो बहुत सालों के बाद 13 करोड़ वर्ष और 6 करोड़ वर्ष यहाँ नहीं है, बहुत पुरानी एज है। तो बहुत पुरानी काल में जो बॉक्साइट और लिग्नाइटाइट में रूपांतरित हो जाती है, कायांतरित हो जाती है चट्टानें, तो एक भूमि का निर्माण होता है। इसके ऊपर लावा फैल गया और उस क्षेत्र का जो ऊपरी पार्ट था उसमें क्या, उस पार्ट का क्षेत्र में एक ऊंचाई के साथ साथ में क्या हो गया, क्षेत्रफल भी फैली और एक पठार का निर्माण हो गया। औसतन इसका ऊंचाई 800 से 1000 मीटर होती है, जो पलामू, गुमला, लोहरदगा क्षेत्र में फैली हुई है। प्रमुख पाठ क्षेत्र नेत्रहाट, बगड़ू और पखाड़ आदि में फैले हैं, जो बॉक्साइट के लिए, खनिज के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। दूसरा, मध्यवर्तीय पठार या रांची हजारीबाग का पठार। रांची और हजारीबाग के पठारों का निर्माण एक ही समय में हुआ था। जो पाट क्षेत्र का जो निर्माण हो रहा था उसी समय हुआ था रांची और हजारीबाग का पठार भी। आज से 3 करोड़ वर्ष पूर्व नूतन जीव महाकल्प के मध्य ओलिगोसिन कल्प में हुआ था। मध्य पठार का जो निर्माण हुआ था वो ओलिगोसिन अल्प में हुआ था। जो मध्य पठार हजारीबाग का पठार में आता है। यह पठार रांची के पठार का विस्तृत है।
तो ओलिगोसिन कल्प में हुआ, बीच में दामोदर नदी घाटी का बहाव क्षेत्र पड़ने के कारण दोनों पठार क्या हो गए, अलग हो गए। एक मध्य पठार हो गया, एक रांची का हजारीबाग का पठार हो गया। तो बीच में नदी बहाव के कारण क्या हो गया, इस पठार का दो भागों में विभक्त हो गया, अलग हो गया। तो रांची के पठार का विस्तार उत्तर में दामोदर नदी तक है और पूरब में कहाँ तक है, स्वर्णरेखा नदी तक है। तो संपूर्ण रांची और खूंटी जिले के पठारी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इस पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर है। यह पठार समतल और हल्की धीमी ढाल वाला है। सामान्यतः इसे 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम जो पहला को कहेंगे उसको दोन कहेंगे, जो दोन में बांटेंगे। जो निचली भूमि क्षेत्र है उसे दोन कहेंगे, और जो दूसरा भाग जो होगा थोड़ा ऊंचा हुआ भाग रहेगा उसको क्या कहेंगे, टांड़ कहेंगे। जैसे दोन जान रहे हैं जहाँ धान की खेती की जाती है, और टांड़ जिसमें मक्का, बादाम, ज्वार, बाजरा जो भी हुआ वो कहाँ किया जाएगा, थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग में, तो उसको क्या कहेंगे, टांड़ कहा जाता है। तीसरा जो है वो होता है आपका टोंगरी, समझे। तो छोटे छोटे पहाड़ियों के जो रूप में होती है, जो उठा हुआ भाग होते हैं उसको टोंगरी कहा जाता है। जैसे कि द्वैन में धान की खेती की जाती है, डांड़ में जान रहे हैं बादाम, ज्वार, बाजरा जो भी होता है वो डांड़ में किया जाता है। और टोंगरी क्षेत्र अगल बगल में होता है, जो छोटा छोटा पत्थर के नुमा होते हैं डांड़ में ही, उसको थोड़ा छोटी पहाड़ियाँ होती है उसको टोंगरी कहा जाता है। तो ऐसे इसको 3 क्रम में बांटा गया है। इसी पठार में जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात और विभिन्न प्रकार के जलप्रपात देखे जाते हैं। बाह्य पठार, यह निम्न पठार है। इस भाग की ऊंचाई 300 से 600 मीटर होती है, जो रांची हजारीबाग का पठार से क्रम है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी बाह्य पठार और दूसरी दक्षिण बाह्य पठार में बांटी जा सकती है। दक्षिण बाह्य पठार में शंख नदी बेसिन, स्वर्णरेखा नदी बेसिन, दक्षिण कोयल नदी बेसिन, दमला श्रेणी, कोल्हान उच्च भूमि, पंचप्रगना मैदान और धरवाड़ प्रदेश आते हैं। ये प्रमुख दक्षिण बाह्य पठार में आते हैं। उत्तरी बाह्य पठार में आते हैं आपका छतरपुर का मैदान, पुनपुन नदी के प्रवाह के कारण बना है। जो उत्तरी कोयल, औरंगा बेसिन उपजाऊ क्षेत्र के लिए माना जाता है, जो उत्तरी बाह्य पठार में है। दक्षिणी बाह्य पठार में आपने देखा कौन कौन से भूमि, उसको पंचप्रगना मैदान और धरवाड़ प्रदेश है। चौथा देखेंगे आपका दामोदर घाटी। दामोदर बराकार नदी घाटी क्षेत्र। दामोदर बराकार नदी घाटी क्षेत्र, जिसमें बराकर दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है, जो बंगाल की सीमा के निकट दामोदर में मिलती है। दामोदर घाटी उच्छ्वाच से परिपूर्ण एक चौड़ी घाटी है। इसके किनारे पर संघन वन पाई जाती है। उपस्थित चट्टानों में भी विविधता देखी जाती है। इस घाटी में गोंडवाना काल की कठोर चट्टानें से लेकर भुलवाई चट्टानें तक मिलती है। यह दामोदर घाटी क्षेत्र को 2 भागों में भी विभक्त किया जा सकता है। प्रथम है ऊपरी दामोदर, जिसमें रामगढ़ आ जाएगा, पतरातू घाटी आ जाएगा और क्या आ जाएगा,
कर्णपुरा आ जाएगा। द्वितीय में निचली दामोदर, इसमें धनबाद का क्षेत्र आता है, दामोदर घाटी का क्षेत्र, इसमें कोयला परिपूर्ण है और यह आदि मानव स्थल है। पांचवा है राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र तथा अपराधित निम्न भाग है। यह क्षेत्र समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंची भाग है, जो नदियों के बहाव के कारण इस क्षेत्र का एक बड़ा भाग अपराधित मतलब अपराधित होकर नीचा हो गया है। कटकर बहकर चला गया तो क्या नीचा ढलान हो गया। इसके दो स्पष्ट भौगोलिक स्वरूप देखने को मिलता है। प्रथम, राजमहल का पहाड़ी या उच्च भूमि तथा द्वितीय अपराधित निम्न भाग। राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र दुमका, पाकुड़, साहेबगंज जिलों के मध्य भाग में फैला हुआ है। अब झारखंड का प्रमुख चट्टाने का क्रम देखेंगे। झारखंड का प्रमुख चट्टाने कौन कौन सा काल में चट्टान का निर्माण हुआ है वो देखेंगे। पहला है आर्कियन कालीन चट्टाने। आर्कियन कालीन चट्टाने झारखंड के चट्टानों में सर्वप्रमुख है, जिसका विस्तार 90% भूभाग पर है। प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन का भंडार पाए जाते हैं। कहाँ? आर्कियन कालीन चट्टाने में। इसका विस्तार झारखंड में। इसका विस्तार कहाँ से? इसका विस्तार झारखंड में सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, दक्षिण क्षेत्र तक विस्तृत है। इन चट्टानों का आर्कियन व धरवाड़ क्रम के चट्टानों में से विभक्त किया जा सकता है। झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2019 और 20 के अनुसार देखें तो 85% भूभाग का अगणनीय रूप से रूपांतरित चट्टानों का विस्तार पाया गया है झारखंड में 2019-20 में। ठीक ना, 85% समझ सकते हैं। दूसरा, आर्कियन क्रम। यह गर्म व तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टाने हैं, जिसमें जीवाश्म पाया जाता है। रूपांतरण के पश्चात नीस सिस्टम में परिवर्तन हो गया। जो नीस सिस्टम में परिवर्तन हो गया, क्या हुआ? रूपांतरित चट्टाने, कयांतरित चट्टाने परिवर्तन हो जाता है। शिष्ट उस परिवर्तन चट्टाने को नीस कहा जाता है। तीसरा, धरवाड़ क्रम के चट्टाने। यह चट्टान जीवाश्म रहित है। इसका विस्तृत कोल्हान क्षेत्र होने के कारण कोल्हान क्रम के चट्टाने कहा जाता है। कोल्हान क्रम के चट्टान मतलब कोल्हान में होने के कारण इसको कोल्हान क्रम के चट्टाने भी कहा जाता है। यह लौह अयस्क का प्रचुर मात्रा यहाँ प्राप्त होती है। जो कोल्हान क्षेत्र में लौह अयस्क का प्रचुर मात्रा प्राप्त होती है इस कोल्हान क्रम के चट्टानों में। विंध्य क्रम की चट्टाने। यह चट्टान उत्तर पश्चिम भाग में सोन नदी क्षेत्र में पाया जाता है। यह चट्टाने रोहतास पठार का दक्षिण हिस्सा है। जो रोहतास पठार जो है उसका दक्षिण जो क्षेत्र है ना, उसको क्या कर रोहतास पठार का दक्षिण हिस्सा माना गया है। आगे देखते हैं गोंडवाना क्रम का चट्टाने। इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयले के भंडार के साथ बलुआ पत्थर भी प्राप्त होती है। देखिए, गोंडवाना क्रम का चट्टान, सभी क्रमवाइज चट्टाने आए हैं और जो क्रमवाइज जो काल घटते गए हैं उन्हीं के अनुसार से इनका नामकरण हुआ है। तो गोंडवाना क्रम का चट्टान, इस समय चट्टानों का विखंडन हो रहा था, टूट रहा था छोटा छोटा। तो इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयले का भंडारण के साथ बलुआई पत्थर भी प्राप्त होता है। कोयला का निर्माण इसी चट्टानों से प्राप्त होती है। गोंडवाना क्रम के चट्टानों से कोयला की मात्रा प्राप्त होती है। सिनोजोइक क्रम। इस काल में हिमालय के निर्माण के साथ साथ छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र पर भी असर पड़ा। यहाँ भी असर पड़ा
छोटा नागपुर के पठार पे भी असर पड़ा, जो मुख्य रूप से राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें में मिलती है। तो राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें, जुरासिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, जिसे राजमहल ट्रैप कहा जाता है। चट्टानों का अपक्षय के कारण लेटराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ है, जो दक्कन लावा के चट्टानों के क्रम में। झारखंड का आगे देखते हैं। झारखंड का जलवायु। झारखंड का जलवायु, झारखंड की वायु में झारखंड की जलवायु वर्षा, आर्द्रता एवं तापमान के आधार पर संपूर्ण झारखंड को 7 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। इसमें उत्तर एवं उत्तरी पश्चिम क्षेत्र है, दूसरा मध्यवर्ती क्षेत्र है, तीसरा पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र डेल्टा प्रकार के हैं, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र चौथा में जो सागरीय प्रभाव प्रकार के हैं, पांचवा दक्षिण पश्चिम वर्षा क्षेत्र सिंहभूम का दक्षिण पश्चिम भाग है, छठा रांची हजारीबाग का पठार, सातवां पाट क्षेत्र इत्यादि भागों में बांटा गया, 7 जोन में बांटा गया है। जो उष्णकटिबंधीय भारत से अलग करती है, जो रांची जिले के कांके एवं ओरमांझी से होकर गुजरती है। इस कारण संपूर्ण झारखंड उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। रांची के पठारी भूभाग के कारण यहाँ की जलवायु अन्य क्षेत्रों की जलवायु से भिन्न है। यह क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक मौसम के उतार चढ़ाव के कारण यहाँ 3 ऋतुओं का प्रभाव रहता है। पहला ग्रीष्म ऋतु, और दूसरा शीत ऋतु, और तीसरा क्या होता है, वर्षा ऋतु। झारखंड का जो जलवायु है वो 3 भाग में विभक्त किया गया है। वो ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। झारखंड की जो जलवायु है, यहाँ वर्षा की मात्रा औसतन वार्षिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर होती है, जो नेत्रहाट क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। उन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है जो अधिक ऊंचाई पर स्थित हो, जैसे पाट क्षेत्र हो गया। झारखंड के तड़ित जहाँ से प्रभावित क्षेत्र है, और यह आसमान से बिजली गिरने से प्राकृतिक आपदा से वर्षा ऋतु में काफ़ी जान माल की हानि होती है। जो ऊंचे क्षेत्र में पाए जाते हैं उसमें। तो शीत ऋतु में भी जो खासकर पठारी क्षेत्र में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, वैसे तो झारखंड का सबसे सर्द स्थान नेत्रहाट को ही माना जाता है, जो पठारीय क्षेत्र है। उच्च भूमि के कारण यह अधिक ठंड पड़ती है, जिसे नेत्रहाट को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। आगे देखते हैं झारखंड के वनस्पतियां। झारखंड के वनस्पतियां देखेंगे। झारखंड के जंगल यहाँ की अमूल्य निधि है।
वन और वन्य संपदा झारखंड में जीवन के आधार रहे हैं। प्राकृतिक मानव एवं जीवात्म का जो पवित्र संकुलन है, वन उसमें अहम भूमिका निभाती है। देखिए, झारखंड के जंगलों में अमूल्य निधि पाई जाती है, अनमोल चीज पाए जाते हैं। हमारे जो यहाँ के जो मानव हैं वो लोग प्राकृतिक पूजक हैं। तो प्राकृतिक पूजक मतलब जंगल, झूड़ झाड़ इत्यादि यहाँ अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ होगा, जिसके कारण से इसका झारखंड नाम भी दिया होगा, झूड़ झाड़ के कारण। तो इसलिए यहाँ के जो प्राणी हैं वो लोग क्या प्राकृतिक पूजक हैं, पेड़ पौधे को मानने वाले हैं। तो यहाँ का जो वन है उसमें हमारे मनुष्य जीवन में अनमोल है ही, परंतु यहाँ के जो झारखंड के निवासियों के लिए वन एक प्रमुख स्थान है। झारखंड वन्य प्रदेश के कारण ही इस क्षेत्र का नाम शायद झारखंड पड़ा है या पड़ा होगा। यहाँ वनों के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश काल में जब वनों पर हस्तक्षेप हुआ करता था, मान लो झारखंड में जो वन है उस वन को कोई काटने का प्रयास करे या पेड़ पौधा काटने का प्रयास करे ब्रिटिश काल से ही, तो उस समय पेड़ पौधा को बचाने के लिए ही तरह तरह का आंदोलन भी हुआ था। तो इस विद्रोह की श्रृंखला आरंभ हो जाती थी इसमें। तो भूमि में वन भिन्न भिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में व्यवसायों की पोषण करते थे। मतलब जंगल से भी आधे से अधिक लकड़ी या कंदमूल, फल फूल जितना चीज भी खाने योग्य या वहाँ से जंगल से ले जाने योग्य होते थे, वो जंगल से ही करते थे सारा चीज। तो झारखंड में जंगलों का जो भूमिका था वह सर्वोपरि माना गया है। इस वन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है सुरक्षित वन और तीसरा है वर्गीकृत वन। आरक्षित वन में 19,185 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन है, जो झारखंड के कुल क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। इस प्रकार के वनों की सुरक्षा के लिए वन प्रशासन कड़ी निगरानी करता है, परंतु इस वन में आम लोगों का विचरण करने या पशु चराने की अनुमति नहीं दी जाती थी। मात्र सूखे लकड़ी ले जाने या काटने का अनुमति रहता था। क्या आरक्षित वन में? आरक्षित वन में ना बैल बकरी या लकड़ी काटना या दत्तवन के लिए मतलब कि पेड़ उड़ काटना, ये सब वर्जित था। कहाँ? आरक्षित वन में। सुरक्षित वन जो 4,387 वर्ग किलोमीटर में सुरक्षित वन मौजूद था, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 18.58% है। जो सुरक्षित वन में पशु आम जन के प्रवेश मना ही था। इसमें पशु मनुष्य को यहाँ जाना सुरक्षित वन में निषेध था। वहाँ किसी को नहीं जाने दिया जाता था सुरक्षित वन में। वो निजी अपने के लिए होता था जो सुरक्षित वन में आता था। अवर्गीकृत वन, जिसे जंगल पहाड़ हो गया, जो अवर्गीकृत वन क्षेत्र है, इसकी निगरानी नहीं होती थी, परंतु यहाँ से पेड़ एवं वन संपदा को नुकसान पहुंचाना दंडनीय था। प्रशासन की अनुमति के निर्धारण शुल्क चुकाकर ही यहाँ जरूरी पेड़ों
की कटाई की जा सकती थी। इस प्रकार वन राज्य के कुल वन क्षेत्र के लगभग 0.14% भाग पर ही इस प्रकार से झारखंड के संबंधित साहेबगंज में अवर्गीकृत वन है, जो झारखंड का 0.14% भाग में है। देखिए यहाँ पे पठारी क्षेत्र को दिखाया गया है, पर यहाँ अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग को दिखाएंगे। तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं।